बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करें सेक्शन 64 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन 64 बेसिकली कहता है पेमेंट ऑफ सर्टेन डेट्स आउट ऑफ एसेट्स सब्जेक्ट टू फ्लोटिंग चार्जेस इन प्रायोरिटी टू क्लेम अंडर द चार्ज। जैसा कि इसके हेडिंग से क्या कहती है पता लगता है कि जब भी कोई एसेट्स को सेल करके कोई पेमेंट की जाएगी तो जहाँ पे फ्लोटिंग चार्जेस क्रिएट हुआ होगा उनको पेमेंट करने में प्रायोरिटी दी जाएगी, उन डेट्स को जिनके चार्ज एसएसएपी से क्रिएट होंगे। और मैं इसकी डिटेल की तरफ आते हैं। 64 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि वेयर इधर ए रिसीवर इज अपॉइंटेड ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर ऑफ एनी डिवेंचर ऑफ ए कंपनी secured by floating charges or possession is taken by or on behalf of these debenture holder of any property comprised in or subject to charge, then if the company is not at the time in course of being wound up, the debt which in every winding up are under the provision of part 10 relating to provincial payments to be paid in priority to all other debts shall be paid forthwith out of any assets coming to the hand of the receiver or other person taking possession as aforesaid in priority to any claim for principal or interest in respect of the debenture. बेसिकली कंपनी के एसेट्स दो तरह से डिसॉल्व होते हैं। एक तो ये होता है कंपनी या तो वाइंडिंग अप में चली जाए, तो अगर कंपनी वाइंडिंग अप में गई है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा इशू किया गया हो जिसके ऊपर क्या कहते हैं चार्ज क्रिएटेड हो, कोई एसेट्स बैकअप में उसके हो, फॉर एग्जांपल जैसे डिबेंचर है, टीएफसी है, जब भी क्या कहते हैं कोई कंपनी टीएफसी या डिबेंचर क्या कहते हैं इशू करती है तो लॉ के रिक्वायरमेंट है कि जी उसके वो कोई ना कोई एसेट्स उसके बैकअप में बताती है कि जी ये मेरे एसेट्स हैं, मैं ये डिबेंचर इशू करने के लिए जा रहा हूँ, मैं ये क्या कहते हैं टीएफसी इशू करने के लिए जा रहा हूँ, पब्लिक से मैं पैसे ले रहा हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट ये इतना इंटरेस्ट कैरी करता है। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो गया किसी सूरत हाल के अंदर, अगर मैं वक्त के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे पाया या क्या कहते हैं मैंने प्रिंसिपल की रीपेमेंट नहीं की, तो ये मेरे एसेट्स हैं बैकअप में, जिनको बेच के क्या कहते हैं आप जो है ये, तो ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या कहते हैं कहलाते हैं। और फिर क्या कहते हैं उसको चार्ज एसएससीपी में क्रिएट किया जाता है। तो सेक्शन 1 बेसिकली कहता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट में ऐसी नौबत आ जाती है कि जी उसके प्रिंसिपल की रीपेमेंट नहीं हो रही है, उसके इंटरेस्ट की रीपेमेंट नहीं हो रही है, और उसके ऊपर जो है वो सेक्शन 64 के तहत अगर कोई रिसीवर अपॉइंट हो जाता है और वो रिसीवर क्या कहते हैं उस एसेट्स को, उसकी जिम्मेदारी होती है कि एसेट्स को सेल करे और सेल करने के बाद जितने लायबिलिटीज़ हैं उनको पे ऑफ करे, तो जो फर्स्ट क्लेम होगा उनका होगा जिनके उनके ऊपर चार्ज क्रिएट हुए हैं। यानी एक एसेट सेल आउट हुआ, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि एक बिल्डिंग है, 200 मिलियन की बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, या 500 मिलियन की बिल्डिंग है। 200 मिलियन के क्या कहते हैं आपने उसको सिक्योर्ड किया, उसके चार्ज क्रिएट करवाया और आपने 200 मिलियन के आपने टीएफसी इशू किए या डिबेंचर्स इशू किए। आप कुछ फाइनेंशियल क्रंच आ गया, कोई इस तरह की कोई चीज़ हो गई, वो एसेट क्या कहते हैं सेल की तरफ जाता है और उसकी जो फोर्स सेल वैल्यू होती है, ऐसी सिचुएशन नॉर्मली कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल वो 500 की चीज़ जो है वो 350 मिलियन में सेल हुई और कंपनी के 400 मिलियन की क्या कहते हैं लायबिलिटी है, तो जो रिसीवर उसको सेल आउट करेगा तो सबसे पहले जो डिबेंचर सिक्योर्ड हैं और उसके बाद चार्ज क्रिएट हुआ है डिबेंचर होल्डर का, तो सबसे पहले जो पेमेंट करेगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वो उन डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट करेगा। और जो डिबेंचर होल्डर्स की क्या कहते हैं टोटल प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट की पेमेंट क्या कहते हैं हो जाएगी, उसके बाद क्या कहते हैं फिर जो बाकी क्रेडिटर्स बचेंगे उनकी जो लॉ के तहत जो प्रायोरिटी ऑफ डिसबर्समेंट जो डिटरमिन होगी उसके तहत उनका पेमेंट होगी, और फिर सबसे आखिर में क्या कहते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को क्या कहते हैं मिलेगा। सब सेक्शन 2 इसका कहता है कि द पीरियड ऑफ टाइम मेंशन इन द सेट
provision of part 10 shall be reckoned from the date of the appointment of the receiver or of the position being taken as aforesaid as the case may be। कहता है कि जी जो अगर रिसीवर अपॉइंट होगा तो उसका जो पीरियड क्या कहते हैं काउंट होगा वो फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट से होगा या उस डेट से होगा जिस डेट के ऊपर क्या कहते हैं रिसीवर ने क्या कहते हैं वो एसेट्स को टेक ओवर कर लिए होंगे। और सब सेक्शन 3 कहता है कि जी अगर कोई पेमेंट की गई है अंडर सब सेक्शन 1 और क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं कोई अगर पेमेंट के बाद अगर क्या कहते हैं कोई और बच जाते हैं तो फिर उसके बाद जनरल क्रेडिटर्स को उसकी पेमेंट होगी अवेलेबल फंड्स में से। तो बेसिकली ये सेक्शन ये बताता है कि जी जो प्रायोरिटी ऑफ क्लेम होगा वो उनको होगा जिनके चार्ज क्रिएट हुए में है। तो प्रोफेशनल्स के लिए इसमें लर्निंग ये है कि जब भी वो किसी टीएफसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएं अपनी कंपनी के बिहाफ पे या प्रोविडेंट फंड की इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं आप किसी टीएफसी के अंदर करते हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वेदर एप्रोप्रिएट चार्ज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड और नॉट। तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि क्या कहते हैं ये पसंद आएगा और पर्टिकुलरली जो सीए और आईसी में फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग एज ए कंपनी में सीएफओ काम कर रहे हैं और या फाइनेंस के मामलों में जिम्मेदार हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कहते हैं उस सेक्शन को सही तरह से क्या कहते हैं समझें और उनको लेटर एंड स्पिरिट क्या कहते हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करें। अगर आपने क्या कहते हैं कोई डिबेंचर या किसी टीएफसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी और एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपने इस बात को इशू नहीं किया कि वेदर उसके बाद चार्ज क्रिएटेड हैं कि नहीं है तो डेफिनेटली क्या कहते हैं आप एक बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच।